Welcome students to the next lecture of this series. As you know, I have told you in the last lecture that I will talk about the importance of the Gauss law, why we need it, and how it's make our life easy, especially in electric flux. So, as you know, the first application of Gauss law which I have discussed, just suppose you have an infinitely long wire, and suppose this wire is placed like along y-axis, and this is your x-axis, and at x-axis we have a point P. We have considered that distance equal to r, and I have make a cylinder. इस तरह से हमने सिलेंडर बनाया था उस पर, और फिर ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था. दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू an infinitely long wire using Gauss law was comes out to be lambda upon 2 pi epsilon naught r. ये मैंने डिस्कस किया था अभी पिछले लेक्चर में ही. और डिस्कस कैसे किया था, हमने 3 सरफेस ले ली थी. ये टॉप था, इस पर यूनिट वेक्टर बाहर की तरफ था, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया था. इस तरह से इस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये यूनिट वेक्टर सॉरी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी एंगल 90 डिग्री था. तो दोनों सरफेस पर फ्लक्स ज़ीरो था. जो फ्लक्स जो आया था वो सिर्फ कर्व्ड सरफेस से आया था, सिलेंडर की जो कर्व्ड सरफेस होती है. फिर हमने उससे कैलकुलेट किया था. पिछला लेक्चर आप देखिएगा, उसमें मैंने इस पर बात करी. ना मुझे आपको ये बताना है कि आप जो ये है आपका जो गॉस लॉ है, उसके बेसिस पे आपने एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पी आसानी से कैलकुलेट कर लिया. 2-3 लाइन में आपका डेरिवेशन हो गया. अगर गॉस लॉ नहीं होता तो आप कैसे कैलकुलेट करते थे, या मैं पूछूं कि गॉस लॉ ने आपकी जो लाइफ है वो किस तरह से आसान बनाई है. बार बार ये बात कह रहा हूँ कि गॉस लॉ ने हमें बहुत इजी चीज़ें प्रोवाइड करवाई हैं. तो कैसे वो अगर हम देखें तो हम उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि भाई ये बात कहाँ तक सही है. तो जस्टिफाई करने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा, और आपको ये बात बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी कि ये चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ कि गॉस लॉ को बहुत इंपॉर्टेंस है, और गॉस लॉ जो है बहुत आसान कर देता है. सपोज करिए यही ऊपर वाला ही केस है, बिल्कुल वही आपका वायर है. तो थोड़ा मैं इसको थिक बना देता हूँ. वही इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है आपका, पॉजिटिवली चार्ज है पहले की तरह. सपोज ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही रखा हुआ है, जैसे पहले मैंने बोला था. ये वाई एक्सिस हो गई है, और ये आपकी एक्स एक्सिस है, और इस एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट पी है. इस पॉइंट पी की डिस्टेंस जैसे पहले माना था मैंने, बिल्कुल उसी तरह आप अस्यूम कर लीजिए, वो आर है. ओके, आपको इस वायर की वजह से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है, लेकिन गॉस लॉ नहीं यूज़ करना है आपको ये देखना है कि बगैर गॉस लॉ के ये कैसे होगी ये चीज़. तो अगर गॉस लॉ यूज़ नहीं करेंगे तो फिर कूलम्स लॉ यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वही आपके पास बचता है. तो मैंने ये एज्यूम पहले मैंने ये लिया, इस पूरे वायर को नहीं लेना है, क्योंकि पूरा वायर जो है वो इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड है. अब इन्फिनिटी की वैल्यूज़ हमें नहीं पता क्या है, इन्फिनिटी कितना भी हो सकता है, आप उसको मैथमेटिकली कैसे डील करोगे हमें नहीं पता अभी. तो मैंने इन्फिनिटी को छोड़ा. मैंने कहा कि चलिए ये मैं इतना वायर ले लेता हूँ, सिर्फ ये मैंने ले लिया, स्मॉल थिकनेस डी वाई वाला वायर ले लिया. वाई एक्सिस पे है तो मैंने इसलिए इसको स्मॉल सेगमेंट को डी वाई कह दिया. और इस सेगमेंट की जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो मैंने अज्यूम कर ली कि फॉर एग्जांपल ये वाई है. ओके, और ये अज्यूम किया गया है कि वायर जो है आपका वो आधा ओरिजिन से इधर है, यानी कि 0 से प्लस इन्फिनिटी तक इधर है, और 0 माइनस इन्फिनिटी से 0 तक इधर है, यानी कि यूनिफॉर्मली ये आधा आधा बटा हुआ है ओरिजिन के दोनों साइड में. ठीक है, अब
चार्ज हमें नहीं पता टोटल कितना है, लेकिन हमें ये पता है कि इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा का मतलब होता है Q अपॉन L, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। लेकिन यहाँ पर हम टोटल वायर तो ले ही नहीं रहे, तो हमें इसलिए टोटल चार्ज की ज़रूरत भी नहीं है। हम लेंगे कि इस स्मॉल सेगमेंट में कितना चार्ज है, डी वाई जो मैंने लिया ना एक स्मॉल सेगमेंट, तो स्मॉल सेगमेंट के लिए भी लीनियर चार्ज डेंसिटी तो लैम्डा ही रहेगी, लेकिन चार्ज स्मॉल हो जाएगा और इसकी जो लेंथ है वो भी एल नहीं है, अब डी वाई है। तो कुछ इस तरह की डेफिनेशन आ जाएगी। ओके, आप देख रहे हैं ना, वैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी होती टोटल चार्ज अपॉन लेंथ, लेकिन स्मॉल चार्ज के लिए स्मॉल लेंथ आपने ले ली। लैम्डा नहीं चेंज होता, ये आप चाहे 1 मिलीमीटर ले लें या 1 किलोमीटर वायर ले लें, लैम्डा सबके लिए सेम रहेगा। तो चलिए खैर, यहाँ से ये भी चीज़ निकल के आ गई कि डी क्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा लैम्डा इंटू डी वाई, ये हम यूज़ करेंगे आगे। अब इस डी वाई सेगमेंट की वजह से, जो कि स्मॉल चार्ज मैंने इसलिए लिया ताकि हम इसको एज ए पॉइंट चार्ज ट्रीट कर सकें, तो उसकी वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो किधर होगा भाई, ऐसे रखा हुआ है ये। अब ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखना है इस पॉइंट पी पे, तो पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो बाहर की तरफ होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो यहाँ पर होगा। अब चूंकि स्मॉल सेगमेंट डी वाई है तो इसलिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल ले रहा हूँ डी वाई। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसका एक सेगमेंट हो जाएगा, देखिए डी ई कॉस थीटा बेस है ये, और एक हो जाएगा ये डी ई साइन थीटा। अब डी ई कॉस थीटा वाला सिर्फ बचेगा, क्योंकि जैसे सेगमेंट डी वाई ऊपर है वैसा ही सेगमेंट एक डी वाई नीचे भी लिया जा सकता है, और उसकी वजह से भी डी ई को कैलकुलेट किया जा सकता है इस तरह से। फिर उसके भी दो कंपोनेंट आएंगे, डी ई कॉस थीटा और डी ई साइन थीटा। तो उसका डी ई साइन थीटा और उसका डी ई साइन थीटा वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आप फिलहाल ये समझिए कि डी ई कॉस थीटा बचता है बाद में, और डी ई साइन थीटा जो है वो वैनिश हो जाएगा। तो हमें बेसिकली डी ई कैलकुलेट नहीं करना, हमें डी ई कॉस थीटा कैलकुलेट करना है। कॉस थीटा की वैल्यू आप देख लीजिए इस ट्रायंगल में जो बना हुआ है, ये कॉस थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेनस को मैंने मान लिया कि जेड है, तो कॉस थीटा की वैल्यू हो गई आर अपॉन जेड, और जेड की वैल्यू कितनी होगी, जेड जो है पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और यू कैन से जेड विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ले लीजिए आप दोनों साइड का, पावर 1/2, तो z भी निकल गया। ये सारी चीज़ें हम जो है यूज़ करेंगे, एक तो ये यूज़ करेंगे हम, और एक जो है हम ये z यूज़ करेंगे। अब फाइनली वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फॉर ए पॉइंट चार्ज। मैंने डी वाई स्मॉल एलिमेंट लिया है, तो मैंने कहा था कि आप इसको भी एज ए पॉइंट चार्ज ट्रीट कर सकते हैं। डी वाई का जो चार्ज है वो डी क्यू ले लीजिए, स्मॉल चार्ज होगा ये, तो और इसकी डिस्टेंस कितनी है पॉइंट पी से, वो z है, तो E इक्वल टू हो गया, सॉरी डी ई स्मॉल ई है ना, डी इक्वल टू हो गया 1/4πε0 डी क्यू अपॉन जेड स्क्वायर। यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो डी वाई से पी की z है, ना कि r। तो 1/4πε0 को हम क्यू के मान लेते हैं, बार बार इसको ये लिखने से बेहतर है कि मैं इसको के लिख दूँ, तो ये हो जाएगा के डी क्यू अपॉन जेड स्क्वायर। लेकिन जैसे कि मैंने बताया हमें डी ई नहीं चाहिए, हमें डी ई कॉस थीटा चाहिए। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डी ई कॉस थीटा का पूरे का इंटीग्रेशन होगा। यानी कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि आप स्मॉल सेगमेंट करके इस पूरे वायर को एडअप कर ले रहे हैं। तो एक स्मॉल सेगमेंट डी वाई के बारे में हमें पता है डी ई कॉस थीटा है, तो पूरे करने के लिए हमें इसको इंटीग्रेट करना होगा -∞ से +∞ तक। क्यों करा मैंने इसे इंटीग्रेट, क्यों किया मैंने इसको, क्योंकि इस वायर का जो एक्सटेंशन है वो -∞ से शुरू होता है और +∞ पे ख़त्म होता है। तो आपको उन सारे सेगमेंट को जो है यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, यही इंटीग्रेशन करता भी है। हो सकता है आपने इसको अभी ना पढ़ा हो, लेकिन जब आप 12th क्लास में जाएंगे तो आप इसको पढ़ लेंगे अच्छे से इंटीग्रेशन को, और फिजिक्स में ये बहुत यूज़ होते हैं।
खैर, लिमिट्स कहते हैं इनको हम, लोअर और अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट जहाँ से शुरू होती है, बात शुरू हो रही है माइनस इन्फिनिटी से, और अपर लिमिट जहाँ पर बात ख़त्म होती है वो हो रही है प्लस इन्फिनिटी पे। तो लिमिट होंगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी कि आपने पूरा वायर ले लिया। तो ई जो हो गया, अब ई कितना हो गया, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। डी की वैल्यू मैंने ऊपर निकाली है, डी क्यू अपॉन जेड स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू हमने कहीं निकाली थी, हाँ वो ऊपर है, आर अपॉन जेड। तो ये हो गया आपका, के तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लीजिए। आर भी जो है ओ से पी तक की डिस्टेंस है जो कि फिक्स रहेगी, ये भी कांस्टेंट है, आप इसको भी बाहर ले लीजिए। तो अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डी क्यू अपॉन जेड क्यूब, ओके, डी क्यू अपॉन जेड क्यूब। ये मैं अगले पेज पे ले जाता हूँ कैलकुलेशन। So the electric field is equal to K R के अलावा भी कुछ है क्या? नहीं, के आर इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डी क्यू अपॉन जेड क्यूब। अब एक चीज़ और याद रखिएगा यहाँ पर, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। इस ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे, इसमें ओ पी और ये डी वाई वाला जो ट्रायंगल है, इसमें आप देखें तो वाई अपॉन आर इक्वल टू टेन थीटा होता है। सो वाई विल बी इक्वल टू आर टेन थीटा। ये भी एक रिलेशन है जो मुझे यूज़ करना है बाद में, याद रखिएगा इसको। अब आप आ जाएंगे, ठीक है। तो z की वैल्यू क्या थी आपकी, z की वैल्यू थी आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 1/2। मैंने बिल्कुल शुरू में निकाली है ये वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से। तो z क्यूब कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2, और y इक्वल टू आर टेन थीटा भी मैं निकाल चुका हूँ। तो ये सारी वैल्यूज रख लेते हैं हम, और डी क्यू की वैल्यू भी हमने निकाली थी, डी क्यू था लैम्डा डी वाई। तो ये सारी वैल्यूज अगर मैं रख दूँ, ई इक्वल टू आ जाएगा के आर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा डी वाई, और जेड की वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये आ गया। अब यहाँ से लैम्डा भी कांस्टेंट है तो आप इसको भी बाहर ले लीजिए, के आर लैम्डा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डी वाई अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब इसको सॉल्व करने के लिए कोई मुझे सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। ये इंटीग्रेशन है, आप इनको सॉल्व करेंगे अपने 12th की मैथमेटिक्स की बुक में। इसको मुझे सॉल्व करने के लिए मुझे ये सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना पड़ेगा, ये वाला, पुट वाई इक्वल टू आर टेन थीटा, वाई इक्वल टू आर टेन थीटा। तो डिफ्रेंशिएट करिए ज़रा इसको, डी वाई कितना हो जाएगा, आर तो कांस्टेंट है, टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो डी वाई की वैल्यू आ गई आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, जो मैं यहाँ रखूँगा, और वाई की वैल्यू आप रखेंगे आर टेन थीटा। तो ई कितना हो गया आपका बेटा, ये होगा के आर लैम्डा, ओके। और लिमिट्स क्या हो जाएंगी, जो कि आप वाई को चेंज कर रहे हैं थीटा टेन थीटा में, तो मैं इन्फिनिटी जो वैल्यू होती है 10 में वो π/2 की होती है, तो लिमिट हो जाएगी माइनस π/2 से प्लस π/2। डी वाई की जगह मैं रखूँगा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, वाई की जगह मैं रखूँगा, वाई स्क्वायर की जगह हो जाएगा आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा टू द पावर 3/2।
अब आप देखते जाइए गॉस लॉ यूज़ ना करने का क्या नतीजा निकल के आता है कि लैम्डा आर और आर यहाँ पर बाहर आ जाएगा आर स्क्वायर और इंटीग्रेशन -π/2 से +π/2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ भी आर स्क्वायर है यहाँ भी आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर बाहर कॉमन ले लीजिए, 1 + tan स्क्वायर थीटा अंदर बचेगा और इस पूरे की पावर है 3/2। तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 × 3/2 तो 2 से 2 कैंसिल होगा, आर क्यूब बचेगा तो आर क्यूब को आप बाहर निकाल लीजिए के लैम्डा आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। अच्छा एक रूल होता है इंटीग्रेशन का, आप लोग अभी थोड़ी हायर मैथमेटिक्स है कि अगर लिमिट सेम हो, जैसे ये है -a2 + a या -b2 + b, तो आप इसका ट्वाइस करके इसको 0 to, अच्छा रूल ये है मैं आपको बता दूं, पहले चलिए इसको लिख लेते हैं, -π/2 से +π/2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर की पावर 3/2, ये भी बचेगा सेक क्यूब थीटा। अब वो रूल देखिए आप, जो मैं जिसमें बात कर रहा था, रूल ये होता है कि अगर कोई फंक्शन है -a से +a f(x) dx, तो आप इसको लिख सकते हैं 0 to a f(x) dx, बट फॉर दिस योर फंक्शन f(x) हैज़ टू बी ए इवन फंक्शन। तो मैं चाहूँ तो इसको ऐसे यूज़ कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका e = क्योंकि यहाँ भी देखिए ना आप नीचे, यहाँ पर जो है वो -a से +a है, a की जगह बस -π/2 है, तो मैं इसको लिखूँगा ट्वाइस करके अब, तो ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ के लैम्डा, और नीचे है आर क्यूब ऊपर है आर स्क्वायर, तो बच जाएगा नीचे आर इंटीग्रेशन अब 0 से π/2 हो जाएगा क्योंकि मैंने 2 ले लिया है बाहर, और ऊपर है सेक स्क्वायर थीटा, नीचे है सेक क्यूब थीटा, तो क्या बचेगा 1/sec थीटा डी थीटा, 1/sec थीटा, यानी कि सेक थीटा का रेसिप्रोकल जो होता है वो कॉस थीटा होता है। तो ई आपका आ जाएगा 2k लैम्डा अपॉन आर r 0 से π/2 कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 2k लैम्डा अपॉन आर, ये हो जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है 0 to π/2 2k लैम्डा अपॉन आर साइन π/2 माइनस साइन 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मैथमेटिकल रूल है ये, साइन π/2 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0, तो 1 - 0 विल बी 1, तो ये हो गया आपका 2k लैम्डा अपॉन आर 1 - 0। अब आप यहाँ पर k की वैल्यू रख लीजिए, k कितना था आपका 1/4πε0 को मैंने k माना था लैम्डा अपॉन और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो e कितना आ गया, ये आ गया लैम्डा अपॉन 2πε0। एग्जैक्टली वही एक्सप्रेशन आया है जो हम गॉस लॉ से निकाल चुके हैं, लेकिन आपको यहाँ दिख गया होगा आप कि गॉस लॉ से ये सवाल 3 लाइन में हो गया था, और अगर आप गॉस लॉ यूज़ नहीं करेंगे तो इस सवाल ने कितना टाइम और कितनी मैथमेटिक्स यूज़ करी है और कितना आपके लिए ये हेक्टिक है। तो आई होप कि नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द गॉस लॉ। गॉस लॉ पे एक न्यूमेरिकल और कर लेता हूँ मैं जल्दी छोटे छोटे। एक न्यूमेरिकल तो यही है कि मान लीजिए कि एक सरफेस है S1, इसके अंदर एक चार्ज रखा है Q, और मान लीजिए इससे जो फ्लक्स पास होता है वो φ1 है। एक और सरफेस है जो इस सरफेस को इनक्लोज करती है, इसका सरफेस एरिया S2 है और इसका जो फ्लक्स है वो φ2 है। तो और S1 जो है और S2 में रिलेशन ये है कि S2 जो है वो S1 का ट्वाइस है, यानी कि बाहर का जो सर्किल है वो अंदर वाले सर्किल के बल्कि थ्राइस कर लो इसको, 3 गुना है, यानी कि बाहर वाला जो स्फेयर या सर्किल है वो अंदर वाले स्फेयर से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है एरिया में। तो इन दोनों में जो फ्लक्स होगा
यानी कि φ1 और φ2 के फ्लक्स में क्या रेशियो निकल के आएगा, यानी कि दोनों के फ्लक्स में क्या रिलेशन होगा। तो करने के लिए तो आप इसको ये करेंगे कि एरिया पे डिपेंड करता है फ्लक्स, तो अंदर वाले में फ्लक्स कम होगा, बाहर वाले में उससे 3 गुना ज़्यादा होगा, तो रेशियो होना चाहिए 1:3। लेकिन ये गलत होगा। आपको मैंने बताया कि गॉस लॉ में अगर सरफेस क्लोज होती है तो फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं आप, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सिस्टम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब पहले वाले सिस्टम को देखिए आप, S1 को, S1 के चार्ज के अंदर चार्ज कितना है, Q है, तो इसका फ्लक्स हो गया Q/ε0। अब आप बड़े वाले सिस्टम को देखिए S2 को, S2 के अंदर भी चार्ज कौन सा है, यही तो है, इसके अंदर भी S1 वाला ही, तो इसके अंदर भी चार्ज Q ही है और इसका फ्लक्स भी ये हो जाएगा। तो दोनों का जो फ्लक्स होगा वो बेसिकली सेम होगा, तो 1:1 आएगा रेशियो। एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी ये चीज़, याद रखिएगा। इस तरह के सवाल अक्सर आ जाते हैं इंटेंसिव में। आप जो है एरिया पे कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपकी सरफेस क्लोज है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सरफेस का एरिया कितना है, बस चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस वो सेम होना चाहिए। जैसे कि आप एक सरफेस ये ले लीजिए, इसके अंदर एक चार्ज रखा है Q1, एक सरफेस ये ले लीजिए जिसके अंदर भी चार्ज रखा है Q1, एक सरफेस ले लीजिए ऐसी, इसके अंदर भी चार्ज रखा है Q1, एक सरफेस आप ले लीजिए और रफ सरफेस ले लीजिए, इसके अंदर भी चार्ज रखा है Q1, तो सब में से फ्लक्स जो होगा वो इक्वल पास होगा, हालांकि किसी का भी एरिया सेम नहीं है। तो एक तो इस तरह के सवाल आ जाते हैं। दूसरे सवाल जो आ जाते हैं वो ये है कि मान लीजिए, और ये मेरे ख्याल में एक तुम लोगों को एक प्रॉब्लम शीट में भी एक सवाल दिया गया था, तो जैसे एक प्लेन शीट है और इसके ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है Q है जी। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे ये नोटबुक दिख रही है आपको, इस नोटबुक के ऊपर हवा में ऐसे एक चार्ज लटका दिया गया है और आपसे ये कहा गया है कि बताइए इस चार्ज की वजह से इस शीट से कितना फ्लक्स पास होगा। ठीक है, हवा में लटका हुआ है, ये जो है इसके ऊपर रखा हुआ नहीं है। तो अब इसको करा क्या, इसको सवाल को करने के लिए क्या करते हैं, भाई आपको गॉस लॉ अप्लाई करना सबसे आसान काम है, लेकिन गॉस लॉ जो है ओपन सरफेसेस पे होता नहीं है। अब ये नोटबुक के ऊपर जब एक चार्ज रखा हुआ है तो ये तो ओपन है, तो मैं इसको ढकने की कोशिश करूँगा ऐसे सब तरफ से, ऊपर से, इधर से, इधर से, इधर से। तो जब मैं इसको ढकूँगा तो एक क्यूब बन जाएगा ना, तो ऐसे ही यहाँ पर आप एक क्यूब बना लेंगे इसको ढकने के लिए। आपने क्यूब बना लिया और इस क्यूब के अंदर चार्ज आ गया। अब इस पूरे क्यूब से, सॉरी ये मैंने सर्किल कलर बना दिया, सर्किल नहीं है ये क्यूब के अंदर से जो फ्लक्स पास होगा वो कितना होगा, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। और चार्ज कितना है क्यूब के अंदर, Q है, सरफेस का 1/ε0 हो जाएगा इसका। अब नंबर ऑफ सरफेसेस जो होती हैं क्यूब में वो सब सेम होती हैं, यानी कि सारे की सारी इक्वल होती हैं, और 6 सरफेस होती हैं। आपको जो इंटरेस्ट था वो सिर्फ बॉटम वाली सरफेस में था, ये वाली, यही तो थी आपकी एक्चुअल गिवन। बाकी तो आपने इसके ऊपर बिल्ड करी है इमेजिनरी, इसको क्लोज करने के लिए, ताकि आप गॉस लॉ अप्लाई कर सकें। तो 6 सरफेस हैं जिनमें से एक सरफेस ये भी है। अब जब 6 होगी, 6 आइडेंटिकल सरफेस होंगे क्यूब में, तो सबसे इक्वल फ्लक्स पास होगा। तो एक सरफेस से कितना जाएगा, एक सरफेस से जाएगा 1/6 टू द टोटल फ्लक्स, क्योंकि 6 इक्वल है ना। 1/6 एक से जाएगा, 1/6 एक से जाएगा, 1/6 एक से जाएगा, 1/6 एक से जाएगा, तो 6 से मिलके जो कितना हो जाएगा, Q/ε0 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह का एक सवाल और आप देखें, ये अगर आप रिसीवर में पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा। मान लीजिए आपके पास एक हेमिस्फेयर है, ये हेमिस्फेयर है आपके पास, और इस स्फेयर के ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है Q। बताइए इस हेमिस्फेयर से कितना फ्लक्स पास होगा। इसमें भी बिल्कुल यही काम करना है। पहले आप इसको गॉस लॉ एप्लीकेबल बनाने लायक कर लो, यानी कि आपने इसको कर लिया क्लोज, यानी कि जैसा हेमिस्फेयर नीचे था वैसा ही एक हेमिस्फेयर आपने इसमें ऊपर बना दिया, तो ये कंप्लीट स्फेयर बन गया। कंप्लीट स्फेयर का मतलब क्लोज बॉडी, क्लोज बॉडी में फ्लक्स इतना होता है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय ε0, यही तो था। अब ये आपको इंटरेस्ट किस में था, इस नीचे वाले स्फेयर में, जो कि ऊपर वाले का आधा है, तो फ्लक्स ऊपर भी आधा जाएगा और नीचे आधा जाएगा, फ्लक्स इतना हो जाएगा 2/ε0। इस तरह के सवाल जो है आपको आने चाहिए करने के लिए। ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर मे बी आई विल स्टार्ट और जुबैर विल स्टार्ट द सेकंड चैप्टर।